नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। भीड़ समझ नहीं पा रही थी कि रोते रोते आरती राजभर ने कमरे की ओर इशारा क्यों किया। आखिर वहां क्या हो सकता था। कुछ गांव वाले हिम्मत करके कमरे की ओर बढ़े तो कमरे के अंदर का दिल दहला देने वाला नजारा देखकर कांप उठे। फर्श पर चारों ओर खून फैला था और नंदिनी राजभर अपने ही खून में सनी पड़ी थी। किसी ने नंदिनी का कत्ल कर दिया था, वह मर चुकी थी। दिनदहाड़े नंदिनी की हत्या की खबर सुनते ही वहां भीड़ जमा होने लगी थी। हत्या किसी आम इंसान की नहीं हुई थी, बल्कि एक राजनीतिक पार्टी की प्रदेश महासचिव की हुई थी। देखते ही देखते पल भर में यह खबर जंगल में आग की तरह समूचे संत कबीर नगर जिले में फैल गई थी। उसी भीड़ में से किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके घटना की सूचना दे दी थी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की कोतवाली थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, दीघा। इस गांव में अधिकांश लोग राजभर बिरादरी के रहते हैं। इसी गांव में बालकृष्ण राजभर अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में पति पत्नी के अलावा दो बेटे थे जो परदेश में जाकर कमाते थे। क्षेत्र में बालकृष्ण की गिनती मजबूत, हैसियतदार और बड़े काश्तकारों में होती थी, लेकिन उनका रहन सहन मध्यम वर्गीय परिवार जैसा ही था। उन्हें देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह दौलतमंद इंसान होंगे। इन्हीं की बहू थी नंदिनी राजभर, जो घर परिवार और गांव समाज का नाम रोशन कर रही थी। 28 वर्षीय नंदिनी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव थी। नंदिनी जितनी सौम्य और गंभीर थी, उतनी ही खूबसूरत भी थी। किसी जन्नत की हूर से कम नहीं थी वह। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज और गुरूर भी था। खैर, वह राजनीति की एक नवोदित नेत्री थी जो अपनी मेहनत की बदौलत वटवृक्ष का रूप ले रही थी। उसके गांव समाज को उस पर नाज था, क्योंकि नंदिनी गांव की बहू होने के साथ दबे कुचले और मजलूमों का एक मजबूत सहारा बनी हुई थी, तो एक बुलंद आवाज भी। गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती तो वह एक पैर उनके साथ खड़ी रहती थी। तभी तो गांव वाले उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे और उसे एक मंत्री बनते हुए देखना चाहते थे। खैर, बात 10 मार्च 2024 की शाम की है, जब नंदिनी की सास आरती देवी बाहर काम से अपने घर लौटी थीं। उस समय शाम के 4 बजे थे। बाहर का दरवाजा आपस में भिड़का हुआ था। जब वह पहुंची तो दरवाजे पर खड़ी होकर ही बहू नंदिनी को 3-4 बार आवाज दिया। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। उन्हें लगा कि शायद बहू दरवाजा बंद करके सो रही है। कई बार आवाज देने के बाद जब बहू नंदिनी ने दरवाजा नहीं खोला तो आरती देवी ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। धक्का देते ही दरवाजे के दोनों पट भीतर की ओर खुल गए। थकी प्यासी आरती देवी बाहर से आई थीं। जोरों की प्यास और भूख भी लगी थी, इसलिए धड़धड़ाती हुई वह कमरे में दाखिल हुई। उन्हें बहू पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी देर से वह उसे बुला रही हैं, लेकिन वो है कि जवाब ही नहीं दे रही। आखिर कर क्या रही है। बरामदे से होती हुई वह सीधा बहू नंदिनी के कमरे में दाखिल हुई। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। वह दरवाजे पर खड़ी हो गईं और वहीं खड़ी होकर भीतर का जायजा लेने लगीं। भीतर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो दरवाजे के दाईं ओर लगे बोर्ड से स्विच ऑन किया। स्विच ऑन होते ही कमरा रोशनी से भर गया। आरती देवी ने कमरे में इधर उधर देखा। फिर जैसे ही उनकी नज़र बेड के नीचे फर्श पर पड़ी तो उनके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल पड़ी। वह चीखती हुई उल्टे पांव बाहर की ओर भागी। आरती देवी की चीख सुनकर पास पड़ोस के लोग वहां जमा हुए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से उन्हें क्या हो गया जो इतनी जोर जोर से चीख रही थीं। वह कमरे की ओर इशारा कर गश खाकर जमीन पर दोहरी होती हुई गिर पड़ी। मौके पर जमा लोग जब कमरे में पहुंचे तो वहां आरती देवी की बहू नंदिनी राजभर लहूलुहान हालत में मृत पड़ी थी।
लोग समझ नहीं पा रहे थे कि दिनदहाड़े किसने घर में घुसकर उन्हें चाकू से गोद डाला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी आश्चर्यचकित रह गई। आनन फानन में पुलिस कंट्रोल रूम ने घटना की जानकारी कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर ब्रिजेंद्र पटेल को देते हुए फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचने को कह दिया। घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर ब्रिजेंद्र पटेल आनन फानन में फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। मृतका नंदिनी राजभर की खून में लथपथ लाश का मुआयना करने लगे। इस बीच घटना की सूचना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर को मिल गई थी। सूचना मिलते ही वह भी स्तब्ध रह गए कि नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। खुद को संभालते हुए उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं को घटना की जानकारी दी और मौके पर पहुंचने का आदेश दिया। अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का आदेश मिलते ही पार्टी कार्यकर्ता मौके पर जुट गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इधर इंस्पेक्टर पटेल घटनास्थल की जांच करने में जुटे हुए थे। उन्होंने बड़ी बारीकी से मौके का जायजा लिया। हत्यारों ने चाकू से गला रेत कर नंदिनी की हत्या की थी। शरीर पर चाकू के कई निशान मौजूद थे। क्राइम सीन स्टडी करने से यही लग रहा था जैसे हत्यारा मृतका से काफी खार खाए हुए था, तभी तो उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे निर्ममतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, हत्यारे ने किसी भारी चीज से उसके सिर पर भी वार किया था, क्योंकि मृतका के सिर के पिछले वाले हिस्से पर चोट के निशान मौजूद थे और वहां का खून उस समय भी हल्का हल्का गीला था। कमरे की छानबीन करने पर सभी चीजें अपनी जगह पर तरीके से रखी मिली, बस मृतका का मोबाइल फोन ही कहीं नहीं दिख रहा था। आशंका जताई जा रही थी कि सबूत छिपाने के लिए हत्यारे उसे अपने साथ ले गए होंगे ताकि पुलिस उस तक आसानी से पहुंच ना सके। एक बात तो साफ जाहिर हो रही थी कि हत्यारों का निशाना सिर्फ नंदिनी ही थी, इसीलिए उन्होंने घर के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया था। इस बीच फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच कर ली थी। टीम फर्श पर पड़े खून को एक छोटी डिब्बी में तेज चाकू से खुरच कर रख रही थी। मौके से उन्हें कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम अपनी कार्रवाई में जुटी थी। तब तक डीएम महेंद्र सिंह तंवर, एसपी सत्यजीत गुप्ता, एएसपी शशिशेखर सिंह, सांसद प्रवीण निषाद सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस लाश का पंचनामा भरकर जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लेकर जाने के लिए तैयार हुई, तभी गांव वाले गुस्से में आ गए और लाश को हाथ लगाने से पुलिस को मना कर दिया। इधर गुस्साए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपनी नेता नंदिनी राजभर के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। उनका कहना था कि जब तक नंदिनी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक पुलिस लाश को यहां से लेकर नहीं जा सकती। आंदोलनकारियों और गांव वालों ने गांव के ही एक यादव परिवार पर अपने नेता की हत्या किए जाने का आरोप लगाया। दरअसल 10 दिन पहले 29 फरवरी 2024 की सुबह खलीलाबाद रेलवे लाइन के पास नंदिनी के चचिया ससुर बालकृष्ण राजभर की संदिग्ध अवस्था में लाश पाई गई थी। पहली नजर में यह मामला हत्या का लग रहा था, लेकिन परिस्थितियां आत्महत्या की ओर भी संकेत कर रही थीं। लेकिन उनके आत्महत्या किए जाने की बात किसी के गले से नहीं उतर था। इसके पीछे का तर्क यह था कि बालकृष्ण ने गांव के श्रवण यादव, ध्रुवचंद यादव और पन्ने यादव से अपनी जमीन का सौदा किया था। यादव बंधुओं ने जमीन की कीमत पहले से कम आंकी थी और पैसे देते वक्त तय रकम में से भी औने पौने दाम देकर जमीन पर कब्जा जमा लिया। अपने साथ हुए धोखे से बालकृष्ण राजभर काफी दुखी थे। उन्होंने अपनी बात बहू नंदिनी से बताकर न्याय की गुहार भी लगाई। चूंकि नंदिनी की पहुंच सत्ता के गलियारों तक थी, उन्हें यकीन था कि उनकी बहू राजनीतिक दबाव बनाकर उनके पैसे दिलवा देगी। नंदिनी ने चचेरे ससुर को विश्वास भी दिलाया था कि वह उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी, यादव बंधुओं से बकाये की रकम दिलवा कर ही दम लेगी। अभी ये सलाह मशविरा हो ही रहा था कि 29 फरवरी को बालकृष्ण के आत्महत्या करने की बात सामने आ गई। उनके आत्महत्या करने पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। नंदिनी ने श्रवण यादव,
ध्रुवचंद यादव और पन्ने यादव के खिलाफ कोतवाली थाने में ससुर बालकृष्ण राजभर की हत्या किए जाने का मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजने के लिए पुलिस पर दबाव डालने लगी थी। तीनों आरोपियों में से एक श्रवण यादव गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बाकी दोनों आरोपी फरार थे। इसके ठीक 10वें दिन दिनदहाड़े नंदिनी की भी हत्या हो गई। इसीलिए ग्रामीणों ने नंदिनी की हत्या का आरोप यादव बंधुओं पर लगाकर उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने की मांग किया। इसके बाद ही मृतका का शव वहां से ले जाने की बात कही थी। पुलिस, ग्रामीण और आंदोलनकारियों के बीच मान मनोबल का खेल करीब 6 घंटों तक चलता रहा। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने आक्रोशित लोगों को विश्वास दिलाया कि उनके साथ न्याय होगा। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। उन्हें उनके किए की सजा कानून से मिलकर ही रहेगी। फिर एसपी गुप्ता ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर से बात कर न्यायिक कार्य में सहयोग करने की अपेक्षा रखी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि उनके प्रिय नेता के साथ न्याय होगा और हत्यारे पकड़े जाएंगे। पुलिस को उनका काम करने दें। तब कहीं जाकर रात 11 बजे आंदोलनकारियों ने पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाने दिया। इंस्पेक्टर ब्रिजेंद्र पटेल ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए संत कबीर नगर जिला अस्पताल भिजवा दिया और मृतका की सास आरती देवी की लिखित तहरीर पर 5 आरोपियों आनंद यादव, ध्रुव यादव, श्रवण यादव, पन्ने यादव और निर्मला यादव के खिलाफ हत्या की धारा 302 का मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देनी शुरू कर दी थी। उक्त नामजद आरोपियों में श्रवण यादव बालकृष्ण राजभर की संदिग्ध मौत के आरोप में पहले से ही जेल में बंद था। अगले दिन 11 मार्च को पुलिस ने अन्य नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उनके घरों पर सुबह सुबह दबिश दी थी। मौके से ध्रुव यादव, पन्ने यादव और निर्मला पकड़ लिए गए। चौथा आरोपी आनंद यादव फरार हो गया था। आनंद ही नंदिनी को धमकी दे रहा था कि वह बालकृष्ण की मौत की अदालत में पैरवी करना बंद कर दे, चुपचाप अपनी राजनीति करे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। कुल मिलाजुलाकर पुलिस ने मृतका नंदिनी राजभर हत्याकांड में नामजद 5 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर घटना की इतिश्री कर दी थी। गिरफ्तार चारों आरोपियों से कोतवाली थाने में सख्ती से पूछताछ जारी थी। आरोपी रट्टू तोते की तरह एक ही जवाब दिए जा रहे थे कि नंदिनी की हत्या से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने उसे नहीं मारा है। लेकिन पुलिस आरोपियों के जवाब को सिरे से नकार रही थी और अपने हिसाब से जितनी सख्ती बरती जानी थी उतनी सख्ती से पेश आने में किसी किस्म का गुरेज नहीं कर रही थी। क्योंकि बालकृष्ण राजभर की मौत में यादव परिवार का तार जुड़ चुका था, ऊपर से नंदिनी को धमकी भी इसी परिवार मिल रही थी। इसलिए पुलिस अपनी जगह कायम थी कि नंदिनी की हत्या में इसी परिवार का हाथ है। धमकी आनंद यादव दे रहा था, जो मौके से फरार था। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से आईने की तरह घटना साफ हो चुकी थी कि नंदिनी राजभर की हत्या यादव परिवार ने की है। लेकिन फिर भी पुलिस को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था जैसे घटना आईने की तरह साफ होते हुए भी साफ नहीं है। मसलन यह कि उनकी नजरों से कुछ छूट रहा है। जो दिख रहा है आधा सच है, फिर आधा सच और क्या हो सकता है। खैर, पुलिस इधर जांच के दौरान ही कहानी में एक नया मोड़ आया। डीआईजी रेंज बस्ती आर के भारद्वाज ने इंस्पेक्टर ब्रिजेंद्र पटेल से घटना में हुई लापरवाही के एवज में थानेदारी छीन ली थी और उन्हें अपने दफ्तर से अटैच कर दिया था। इस लापरवाही की जांच एएसपी शशिशेखर सिंह को सौंप दी गई थी। साथ ही हत्याकांड की जांच और भूमाफियाओं के द्वारा जबरन जमीन लिखवाने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई करने के लिए एसआईटी गठित की गई थी और इसकी मॉनिटरिंग खुद डीआईजी रेंज आर के भारद्वाज ने अपने हाथों में ले ली थी, ताकि कार्रवाई की पल पल की सूचना उन्हें मिलती रहे। पुलिस अपनी जांच की दिशा सही मानकर उसी दिशा की ओर फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही थी। जांच को और तेज करते हुए उसने सबसे पहले मृतका के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली तो तमाम नंबरों में 2 ऐसे नंबर मिले जो संदिग्ध थे। उन दोनों नंबरों में से एक नंबर से नंदिनी की लंबी लंबी और सबसे ज्यादा बातें हुई थीं, जबकि दूसरे नंबर पर थोड़ा कम बातें हुई थीं।
घटना वाले दिन भी घटना से कुछ देर पहले उसी पहले वाले नंबर से नंदिनी की बात हुई थी। इसीलिए पुलिस ने उस नंबर की मृतका के पति विजय राजभर से पहचान कराई, लेकिन वह नंबर पहचान नहीं पाया। पुलिस ने दोनों नंबरों की डिटेल्स निकलवाई। एक नंबर आनंद यादव के नाम से आवंटित था, जिस पर थोड़ी बातचीत हुई थी, जबकि दूसरा नंबर किसी साहुल राजभर का था, जिससे मृतका नंदिनी की लंबी लंबी बातें होती रहती थीं। पुलिस ने विजय को थाने बुलाकर साहुल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि साहुल पड़ोसी तेनू राजभर का साला है। उसकी बहन की शादी उससे हुई है और वो यहीं दीघा गांव में रहता है। यहीं रहकर मेडिकल स्टोर चलाता है। साहुल राजभर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद कोतवाली पुलिस ने विजय को घर भेज दिया। पुलिस नंदिनी और साहुल के बीच के रिश्ते को खंगालने में जुट गई थी। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर के जरिए पुलिस को दोनों के रिश्तों के बारे में चौंकाने वाली एक ऐसी सूचना मिली, जिससे उसके पैरों तले से जमीन खिसकती नजर आई। पता चला कि नंदिनी और साहुल के बीच करीब 1 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। किसी बात को लेकर इन दिनों उनके बीच अनबन चल रही थी और घटना वाले दिन भी दोनों के बीच फोन पर काफी विवाद हुआ था। इस जानकारी ने घटना की दिशा ही मोड़ दिया। मसलन नंदिनी की हत्या जमीनी विवाद में नहीं, बल्कि प्रेम प्रसंग में हुई थी। ये जानकारी इंस्पेक्टर शैलेश सिंह ने कप्तान सत्यजीत गुप्ता को दी तो वह भी चौंक गए थे। उन्होंने शैलेश सिंह को कुछ जरूरी हिदायत देकर जल्द से जल्द केस वर्कआउट करने का आदेश दिया। इंस्पेक्टर सिंह ने ऐसा ही करने का वायदा किया और आगे की प्रक्रिया में जुट गए थे। उन्होंने मृतका नंदिनी और साहुल के रिश्तों की बाबत जानकारी जुटाई तो मुखबिर की बात सच निकली। फिर क्या था, 21 मार्च 2024 की सुबह दीघा गांव में उसके बहनोई के घर से साहुल को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए कोतवाली थाने ले आए। करीब 2 घंटे चली कड़ी पूछताछ के बाद साहुल ने अपना अपराध कबूल कर लिया कि उसी ने अपनी प्रेमिका नंदिनी की हत्या की थी। उसने हत्या की वजह का विस्तार करते हुए आगे बताया कि उसने उसके साथ धोखा किया था, इसलिए उसे मौत के घाट उतार दिया। और फिर पूरी कहानी विस्तार से पुलिस के सामने बयान करता चला गया। 12 दिनों से जो नंदिनी हत्याकांड विवादों के चक्रव्यूह में उलझा हुआ था, पुलिस ने उसकी गुत्थी सुलझा ली थी। आनन फानन में उसी दिन 21 मार्च शाम 3 बजे एसपी सत्यजीत गुप्ता ने पुलिस लाइंस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और पत्रकारों के सामने नंदिनी की हत्या का खुलासा कर दिया। उसके बाद पुलिस ने आरोपी साहुल राजभर को अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी साहुल को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। आरोपी ने प्रेमिका नंदिनी की हत्या की जो कहानी पुलिस के सामने बयां की थी, वह कुछ इस तरह थी। 27 वर्षीय साहुल राजभर की बहन ममता की शादी दीघा गांव निवासी तेनू राजभर के साथ हुई थी। बीते कई सालों से साहुल अपने बहनोई तेनू के घर रहता था। वहीं रहकर वह एक मेडिकल स्टोर पर नौकरी करता था। पढ़ा लिखा तो था ही, ऊपर से काफी जीनियस भी था। उसके घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। अच्छी नौकरी की तलाश में वह यहाँ वहाँ हाथ पैर मार रहा था, लेकिन उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली। जब उसके मन मुताबिक अच्छी नौकरी नहीं मिली तो उसने एक मेडिकल स्टोर पर नौकरी कर ली थी, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। बात घटना से करीब 1.5 साल पहले की है। नंदिनी राजभर नाम की एक बेहद खूबसूरत युवती ने साहुल की जिंदगी में दबे पांव कदम रखा तो जैसे उसको जीवन जीने के लिए संजीवनी मिल गई हो। नीरस हो चुके जीवन में बहार आ चुकी थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। दुकान पर उस समय कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी। 1-2 ग्राहक ही दवा लेने पहुंचे थे। उस समय वह दुकान पर अकेला ही था और स्टाफ अभी आए नहीं थे, आने वाले ही थे। खैर, जैसे ही वह एक ग्राहक को दवा देने के लिए पलटा, एक मीठी आवाज उसके कानों के पर्दे से टकराई, एक्सक्यूज मी भाई साहब। आवाज सुनते ही साहुल के कदम वहीं रुक गए जहां वह खड़ा था। पलटकर सामने देखा तो पिंक साड़ी में गोरी चिट्टी और बला की खूबसूरत एक युवती खड़ी थी और उसने ही आवाज दी थी। उस खूबसूरत युवती को देखकर एक पल के लिए जैसे उसने अपनी सुध बुध खो दी थी। आ रहा हूं दवा लेकर, 1 सेकेंड रुकिए।
साहुल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया। युवती ने भी मुस्कराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं वेट करती हूँ, आप इनको दवा दे दीजिए। वह युवती कोई और नहीं नंदिनी राजभर थी। कुछ पल बाद वह दवा ग्राहक को देकर वह नंदिनी की ओर मुखातिब हुआ। उस समय नंदिनी दुकान पर अकेली थी। साहुल ने नंदिनी की ओर देखते हुए कहा, जी मैम, बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ये दवा चाहिए थी मुझे। नंदिनी ने दवा की पर्ची उसकी तरफ बढ़ाकर पूछा, क्या ये दवा मिल सकती है, अर्जेंट था। साहुल ने पर्ची लेकर उसमें लिखी दवा का नाम पढ़ा और दवा निकालकर उसे दे दिया। दवा लेकर नंदिनी वहां से चली गई। साहुल अपलक उसे तब तक निहारता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हुई थी। नंदिनी दवा लेकर चली तो गई थी, लेकिन साहुल उसकी खूबसूरती के तीर से घायल हो गया था। पहली ही नजर में साहुल नंदिनी को दिल दे बैठा। अभी भी उसकी आंखों के सामने नंदिनी का मुस्कुराता हुआ गोरा मुखड़ा थिरक रहा था। कुछ पल सोचने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान थिरक उठी और मुस्कुराता हुआ वह अपने काम में जुट गया। उस दिन के बाद साहुल हर सुबह नंदिनी के आने की राह ताकता रहता था और दिल से पुकारता था कि उसकी एक झलक दिख जाए। जिस दिन नंदिनी का दीदार नहीं होता था, साहुल दिन भर बेचैन रहता था। जैसे ही उसे देखता, उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता था। उसका मन नाच उठता था। दवा की दुकान पर आते जाते नंदिनी और साहुल दोनों के बीच एक मधुर परिचय बन गया था। साहुल उसे जान भी गया था और पहचान भी गया था। जिस दिन से उसने नंदिनी को देखा था और उसकी सलोनी सूरत दिल में घर कर गया था, उस दिन के बाद से उसने उसके बारे में सारी जानकारियां जुटानी शुरू कर दी थीं। साहुल जान चुका था कि वह एक बड़ी पॉलिटिकल हस्ती है और सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी की प्रदेश महासचिव भी है। उसी गांव में वह भी रहती है जिस गांव में वह रहता है। वह यही सोचता था कि नंदिनी भले ही किसी की ब्याहता हो, इससे उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब से नंदिनी पर सिर्फ मेरा हक होगा, सिर्फ मेरा, किसी भी कीमत पर उसे पाकर रहूंगा। चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, पीछे नहीं हटूंगा। नंदिनी कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी जो साहुल के मंसूबे को नहीं समझती। वह जान चुकी थी कि साहुल उसे प्यार करता है। धीरे धीरे वह भी उसकी ओर आकर्षित होती चली गई। बातचीत करने के लिए दोनों ने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे दिए। मोबाइल नंबर मिल जाने के बाद दोनों फोन पर प्यार भरी लंबी लंबी बातें करते थे। फोन पर ही दोनों ने अपने प्यार का इजहार भी किया था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। साहुल प्रेमिका नंदिनी को लेकर उसके साथ प्यार का घरौंदा बसाने का आंखों में सुनहरा सपना संजोने लगा। कहते हैं खुली आंखों से दिन में देखे गए सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। फिर ये सपने सिर्फ साहुल के थे, जिसे खुली आंखों से वह दिन में देख रहा था। प्यार जब परवान चढ़ा तो प्रेमिका अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए प्रेमी साहुल से पैसों की डिमांड करने लगी। ये प्यार प्यार नहीं था, बल्कि नंदिनी के लिए साहुल एक एटीएम मशीन बनकर रह गया था। जब चाहती प्यार का कार्ड डालकर कैश कर लेती थी। दिल की गहराइयों से प्यार करने वाला, प्यार में अंधा साहुल उसे पैसे दे देता था। पैसों के साथ साथ उसने 25,000 रुपए का सैमसंग कंपनी का एक मोबाइल फोन भी उसे गिफ्ट किया था। नंदिनी जितनी खूबसूरत दिखती थी, उसका प्यार उतना ही खूबसूरत छलावा था। दिखावे के तौर पर वह साहुल से प्यार का नाटक कर रही थी, उसके दिल को खिलौना समझकर खेल रही थी। ऐसे नहीं, वह राजनीति का चमकता हुआ सितारा कहलाती थी। उसकी झोली में साहुल जैसे ना जाने कितने आशिक पड़े रहे होंगे जो उसके हुस्न के दीवाने थे, लेकिन उसने किसी को भी घास नहीं डाली थी। वह बखूबी जानती थी कि इश्क के राज से जब पर्दा उठेगा तो समाज में कितनी बदनामी होगी। मुंह दिखाना दुश्वार हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। वह तो बस उसके लिए एक टाइम पास है, जब तक दिल चाहेगा इश्क का छलावा करती रहूंगी, फिर उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह अपने जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। ऐसी सोच रखती थी नंदिनी अपने प्रेमी साहुल के लिए, जबकि साहुल तो उसके प्यार में मजनू बना फिरता था। उसकी रगों में बहने वाले खून की धारा में नंदिनी समाई हुई थी।
दिल के हरेक पन्ने पर प्रेमिका नंदिनी का नाम लिख दिया था। उसी के नाम से सुबह होती थी तो रात भी उसी के नाम से होती थी। नंदिनी के प्यार से साहुल की जिंदगी महक उठी थी। उसे क्या पता था कि जिसे वह प्यार की देवी समझ रहा है, जिस पर अपनी जान छिड़कता है, उसके दिल में उसके लिए कितना प्यार है, वह तो जहरीली नागिन से कम नहीं है। बहरहाल साहुल के प्रति नंदिनी का प्यार धीरे धीरे कम होता गया और अब उसे देखकर वह रास्ता बदल लेती थी। उससे पीछा छुड़ाने के लिए वह दूरियां भी बनाती गई और तो और साहुल उसे जब भी कॉल करता, उसका फोन व्यस्त मिलता था। यह देख उसे गुस्सा भी आता और परेशान भी रहता था। उसके मन में नंदिनी के प्रति शक का बीज अंकुरित हो गया था। उसे यह शक हो चला था कि नंदिनी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। तभी तो वह इतनी लंबी लंबी बातचीत करने में व्यस्त रहती है। इसीलिए उससे दूरियां बढ़ानी शुरू की है। नंदिनी के इस बर्ताव से साहुल टूट गया था। वह उससे मिलकर अनजाने में हुए सारे गिले शिकवे दूर करना चाहता था, लेकिन नंदिनी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं थी, ना ही फोन पर और ना ही मिलकर। उसकी इस हरकत से साहुल और भी गुस्से से पागल हो गया था। इसी गुस्से में आकर उसने उसे जो भी गिफ्ट, पैसे और मोबाइल फोन दिया था, उसे वापस करने के लिए उस पर दबाव बनाने लगा था। नंदिनी ने उसे कुछ भी वापस लौटाने से इनकार कर दिया था। फिर साहुल ने उसे गिफ्ट वापस ना लौटाने पर बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी भी दिया। कल तक नंदिनी पर जान छिड़कने वाला प्रेमी साहुल अब बदले की आग में धधकने लगा था। उसे हर कीमत पर पाना चाहता था। उसने यह भी निश्चय कर लिया था कि उसका दिल कोई खिलौना नहीं था, जिसे जब तक चाहा खेला और जब जी भर गया तो तोड़ दिया। अगर वह मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी, उसे तो मरना ही होगा। इश्क की आग में जलता हुआ प्रेमी साहुल 10 मार्च 2024 को दोपहर करीब 2 बजे नंदिनी के घर पहुंचा। उसे पता था उस समय घर पर उसके सिवाय कोई और नहीं है। घर के सभी सदस्य अपने अपने काम से बाहर गए हुए थे। दोपहर का समय होने की वजह से घर के आसपास गहरा सन्नाटा भी फैला हुआ था। नंदिनी घर पर अपने कमरे में अकेली बेड पर लेटी हुई थी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। साहुल ने इधर उधर देखा। जब उसे कोई नहीं दिखाई दिया तो दबे पांव कमरे में घुस गया और भीतर से दरवाजे पर सिटकनी चढ़ा दी ताकि कमरे में कोई आ ना सके। दरवाजे की सिटकनी बंद होने की आवाज सुनकर नंदिनी उठ बैठी। देखा तो सामने साहुल खड़ा था। यह देखकर नंदिनी गुस्से से चिल्ला उठी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि बिना आवाज लगाए मेरे कमरे में घुस आए। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी इस बदतमीजी की क्या सजा दे सकती हूँ। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, तुझ जैसी 2 टके की औरतों को, जिसका ना तो कोई ईमान होता है और ना कोई धर्म। साहुल आग की दरिया में धधकता हुआ आगे बोला, आज मैं तुमसे कोई बहस करने नहीं आया हूँ, अपने प्यार का हिसाब करने आया हूँ। मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दे दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। नंदिनी बीच में बात काटती हुई बोली, और जवाब नहीं दिया तो? इतना सुनते ही साहुल को गुस्सा आ गया। उसने आव देखा नाताव कमर में खोसा फलदार चाकू निकाला। चाकू देखकर नंदिनी बुरी तरह डर गई और जान बचाने के लिए बेड से कूदकर नीचे भागी। लेकिन अपने मजबूत हाथों से साहुल ने उसे पकड़ लिया और फर्श पर पटक दिया और फलदार चाकू से शरीर पर ताबड़तोड़ वार तब तक करता रहा जब तक उसकी मौत ना हुई। इतने पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने बेड के पास रखे हथौड़े से उसके सिर पर वार किया। जब उसे यकीन हो गया कि नंदिनी मर चुकी है तो उसने उसका फोन और हथौड़ा अपने कब्जे में लिया और चुपके से दरवाजा खोलकर फुर्ती से बाहर निकला और तेजी से चला गया। ना तो उसे आते हुए किसी ने देखा था और ना ही जाते हुए। इधर कमरे के फर्श पर नंदिनी अपने ही खून में सनी मरी पड़ी थी। शाम 4 बजे जब उसकी सास आरती देवी बाहर से घर लौटीं तो बहू को खून में सना देखा। कहानी लिखे जाने तक पुलिस ने प्यार में धोखा खाए प्रेमी साहुल राजभर के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल करने की तैयारी कर ली थी। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और हथौड़ा भी पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बरामद कर लिया।
साहुल जेल में बंद अपने किए की सजा काट रहा था। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।